brought to you by Hire and ITIL. Better stick around if you want it. You gotta prove it like we do it. मिस्र पर अध्ययन करने वाले आगाह करते हैं कि आज के लोगों की तुलना उनसे नहीं करनी चाहिए। उनका माइंडसेट और दृष्टिकोण इस दुनिया से इतर था। पिरामिड्स बनाने के लिए हाथियों से भी भारी पत्थर 400 फुट ऊपर पहुंचाए गए, कुतुब मीनार से लगभग दोगुनी ऊंचाई पर। साथ ही लाखों चट्टानें तांबे के हथियारों से काटी गईं। ग्रेनाइट के पत्थरों को सटीक आकार दिया गया। ग्रेनाइट मूह स्केल में जिसकी कठोरता 6-7 के बीच है। तुलना के लिए बता दें कि हीरे को इस स्केल में 10 पर रखा गया है और स्टील की कील को 6.5 पर। जिस समय पिरामिड बनाए गए उस समय स्टील खोजा भी नहीं गया था। यहाँ के लोगों के पास लोहे के पर्याप्त सोर्स भी नहीं थे। कुछ बहुत लोहा अंतरिक्ष से आए पिंडों यानी एस्ट्रॉयड वगैरह के भरोसे मिल जाता था, पर ज़्यादातर तांबे और पत्थरों के औजारों से काम होता था, जो कि हमेशा इतने मजबूत नहीं होते थे। इन तमाम दिक्कतों के बावजूद 100 से भी ज़्यादा पिरामिडों को खड़ा किया गया। बाकी पिरामिड बनाए कैसे गए ये आप हमारे पहले के एपिसोड में देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज बात करते हैं कि ये बनाए किस लिए गए। वो कौन सा विश्वास था जिसके चलते कुछ 23 लाख चट्टानों को एक जगह पर इकट्ठा किया गया। फर्नीचर, कपड़े, बर्तन, पांसे वाले खेल, यहाँ तक कि पालतू जानवरों को भी राजाओं के साथ मम्मी बनाकर दफनाया गया। सुरक्षा के लिए तमाम सुरंगों का जाल बिछाया गया ताकि कोई भी इन तक पहुंच ना सके। एक बार बनने के बाद ये किसी विशालकाय तिजोरी की तरह बंद कर दिए जाते थे। इनमें कई तरह के श्राप भी लिखवाए गए, कुछ काम नहीं आया। सवाल कि ये खजाना कब्र में क्यों रखा जाता था और आखिर ये गया कहाँ। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी कब्र के लुटेरों की। बीसवीं सदी के पहले साल की बात है। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर आसमान में एक टूर ड्यूटी पर गए थे। यही हावर्ड बाद में तूतनखामेन के प्रसिद्ध मकबरे को खोजने के लिए जाने जाएंगे। मिस्र में अब तक मिली सबसे साबुत कब्रगाह। खैर, साल 1901 के नवंबर महीने में हावर्ड को लग्जर से एक बेहद ज़रूरी बुलावा आता है। बताया जाता है राजा अमनहोटेप द्वितीय उनकी प्राचीन कब्रगाह लूट ली गई है। नकाबपोश लोग बंदूक लिए आए और मकबरा लूट कर ले गए। कुछ साल पहले ही खोजे गए इस प्राचीन मकबरे में 8 दूसरे राजाओं की ममीज भी थीं। साथ में था कुछ खजाना, पर इसमें से ज़्यादातर ममीज और सामान को कायरो के संग्रहालय में पहले ही सुरक्षित कर दिया गया था, लेकिन राजा अमनहोटेप की मम्मी मकबरे में ही छोड़ दी गई थी। इसके साथ ही कीमती सौर्य नाव भी रखी गई थी, जो मौत के बाद की सवारी मानी जाती थी। इस सब की सुरक्षा के लिए एक लोहे का दरवाज़ा लगाया गया और बाहर से ताला बंद कर दिया गया। दिन रात सुरक्षा के लिए कुछ गार्ड भी तैनात थे, फिर भी ये मकबरा लूट लिया गया। मारिया गोलिया अपनी किताब अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ टूम रेडिंग में लिखती हैं, नाइट ड्यूटी पर लगे 3 गार्ड्स ने बताया, सूरज ढलते ही 13 बंदूकधारी आए। 6 ने हमें बंधक बनाया और बाकियों ने मकबरा लूटा। काम खत्म करके वो पहाड़ियों की तरफ भाग गए। हमने उनका पीछा किया, पर उन्होंने हम पर गोलियां चलाईं और हम वापस लौट आए। आगे बताया कि 2 गार्ड्स वापस मकबरे में लौट गए और तीसरा सीधा जुर्म के बारे में खबर देने पहुंचा। लोग इकट्ठा किए गए, खोज शुरू हुई। देखा तो मिस्र की 18वीं डायनेस्टी के 7वें राजा अमनहोटेप द्वितीय की मम्मी धूल से सनी जमीन पर पड़ी थी। आगे मामले में कुछ गिरफ्तारियां हुई, पर लुटेरों का कोई सुराग नहीं था। 26 नवंबर को कार्टर भी मौके पर पहुंच गए, मामले की जांच शुरू की। देखा तो मम्मी की पट्टियों को बुरी तरह फाड़ कर रख दिया गया था, जैसे कसाईयों का काम हो। हालांकि शरीर साबुत था, मानो किसी को पता हो कि मम्मी में कहाँ कहाँ जवाहरात रखे जाते थे और वहीं वहीं खोज की गई थी। आगे कार्टर ने जांच में बताया कि मम्मी में पहले से कोई जवाहरात नहीं थे, यानी लुटेरों को निराश होना पड़ा और कीमती नाव भर से संतोष करना पड़ा। आगे मामले में अब्दुल रसूल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जो वहीं पास में रहता था। उसने कुछ अलग ही कहानी बताई। कहा कि गार्ड उस रात थे ही नहीं और उन्होंने ही अपनी झूठी कहानी को सपोर्ट देने के लिए गोलियां चलाई थीं। कहानी और उलझ गई। ये लापरवाही थी या डकैती या किसी की मिली भगत, ये राज नहीं खुला तो उस अमनहोटेप की कब्रगाह का ताला, जिसने कभी अपने पसंदीदा दरबारी के मकबरे में एक शराब गुदवा रखा था। उसके अवशेषों के साथ छेड़छाड़ और उसे समय पर चढ़ावा न देने वालों के लिए एक चेतावनी।
अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ टूम रीडिंग के मुताबिक श्राप में लिखा था, राजा के सिर पर बैठा आग उगलने वाला शाही सांप उन्हें खा जाएगा। वो पवित्र आग में जलाए जाएंगे और इज्जतदार अंतिम संस्कार के बिना उनके शरीर को समंदर निगल जाएगा। वो फिर कभी अपने राजा की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, ना ही शाही लोग उनके घर कभी जाएंगे। दरबार में उनके बेटों को जगह नहीं दी जाएगी। उनकी आंखों के सामने उनकी पत्नियों का बलात्कार किया जाएगा। इतनी खतरनाक चेतावनी और श्राप के बावजूद मकबरों को लूटा गया। हालिया साल नहीं, पुरातन से ये मकबरे लूटे जा रहे थे, क्योंकि इनमें बेशुमार कीमती खजाना रखा जाता था। कहें तो सैकड़ों किलो सोना, चांदी और नगीने। पर क्यों? शायद इसका जवाब युवाल नोआ हरारी के बंदर के केले में छिपा है। इंसानों की तमाम उपलब्धियां, तमाम काम, साझा विश्वास और कहानियों के बिना शायद ही मुमकिन हो पाते। इसे इतिहासकार युवाल नोआ हरारी की बात से समझ सकते हैं। हरारी अपनी किताब सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में लिखते हैं, मरने के बाद बंदरों को स्वर्ग में 1000 केलों का वादा देकर आप किसी बंदर को अपना एक केला देने के लिए नहीं मना सकते। पर इंसानों में साझा विश्वास क्यों ज़रूरी है, जबकि ये ज़्यादा खतरनाक भी है? मसलन जंगल में परी या एक सिंग वाला जादुई घोड़ा ढूंढने वालों को मशरूम या हिरण ढूंढने वालों के मुकाबले ज़्यादा खतरा है। दूसरी तरफ अगर आप दिव्य आत्माओं की प्रार्थना में घंटों लगा रहे हैं, तो क्या आप कीमती समय नहीं बर्बाद कर रहे? समय जिसका इस्तेमाल भोजन खोजने, लड़ाई या प्रजनन में किया जा सकता है। हरारी आगे बताते हैं कि ऐसे साझा विश्वासों और मनगढ़ंत कहानियों से इंसानों को फायदा भी पहुंचा है। इनकी वजह से वो एक बड़ी संख्या में एक साथ काम कर पाए। चींटियां और चिंपैंजी भी एक साथ काम करते हैं, लेकिन करीबी रिश्तेदारों के साथ छोटे समूहों में। बकौल हरारी, इन मिथकों की वजह से इंसान अनगिनत अनजान लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और दुनिया पर राज करते हैं। वहीं चींटियां जूठन खाती हैं और चिंपैंजी चिड़ियाघरों में बंद हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, एक साझा विश्वास मिस्र के पिरामिडों के बनाने के पीछे भी था। मौत के बाद के जीवन का विश्वास। ये विश्वास नहीं होता तो कब्र लूटने वालों के लिए कभी कोई कीमती चीज पिरामिडों में रखी ही नहीं जाती। प्राचीन मिस्र में बात ज्यादातर कब्रगाहों और सजोकर रखी गई लाशों यानी ममीज की होती हैं। लग सकता है कि यहाँ के लोग मौत को बड़ी तवज्जो देते थे, पर मामला इससे उलट था। ये जीवन से बेहद मोहब्बत करते थे और इसे हमेशा के लिए चाहते थे। दरअसल यहाँ के लोगों में मान्यता थी कि स्वर्ग में इसी दुनिया के बाद का जीवन शुरू होता है। लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि इस दुनिया की चीज़ों की ज़रूरत स्वर्ग में भी पड़ती होगी। इसके लिए शरीर को सुरक्षित रखने के उपाय किए गए। राजा के साथ उसका कीमती सामान रखा गया, जिसमें गृहस्थी का सामान, सोना, चांदी, सब कुछ था। कई बार तो इस दुनिया की नकल के लिए पालतू जानवरों को भी मम्मी बनाकर दफनाया जाता था। जैसे राजा अमनहोटेप तृतीय के बेटे राजकुमार दुतमोस ने अपनी बिल्ली के लिए चूने के पत्थर का खास ताबूत कटवाया था। एक राज पुजारन के साथ उसके हिरन को दफनाया गया था। वहीं एक ताबूत में एक कुत्ते को उसके मालिक के पैरों के पास मम्मी बनाकर रखा गया था। कुछ राजसी ताबूत तो पूरे के पूरे सोने या चांदी के बनाए जाते थे। बाकी मिस्र के मकबरों के खजाने के बारे में तूतनखामेन की कब्रगाह से अंदाजा लगाया जा सकता है। तूतनखामेन एक युवा और कम समय तक रहा फेरो या राजा था। वहीं ये कुछ चुनिंदा मकबरों में से था जो साबुत मिल पाए। कब्र में मिले सामान में एक बहुत ही फेमस मास्क भी था जो सोने से बना था। इसमें कीमती पत्थर जड़े थे और वजन कुछ 10 किलो था। सोने के बने कुछ खंजर भी इसमें मिले। साथ ही सोने की चप्पलें, सिंहासन, रथ और तमाम चीज़ें इस खजाने में शामिल थीं। इनमें से ज़्यादातर सामान को कायरो के संग्रहालय में रखा गया है। पर यह खजाना कुछ ही चुनिंदा बचे साबूत ताबूतों में से एक का है, वो भी तुलनात्मक रूप से छोटे राजा का। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि बड़े राजाओं के मकबरों में कितना खजाना रहा होगा। उन्होंने अपने मौत के बाद के क्या इंतजाम किए होंगे, तो फिर ज्यादातर के साथ क्या हुआ? तमाम सुरंगें और जाल पिरामिडों में बनाए जाते थे। प्रसिद्ध सक्कारा के जोजर पिरामिड को ही ले लीजिए। यहाँ करीबन 5 किलोमीटर लंबी सुरंगें बनाई गईं ताकि लुटेरे यहाँ के जाल में खो जाएं। वहीं मकबरे को विशालकाय पत्थरों के पीछे छिपाया गया था, पर लुटेरों ने सुरंगों से पिरामिड को भेद कर इसे भी लूट लिया। पिरामिड के बनने के समय से लूट का सिलसिला चलता आ रहा है, मानो किसी श्राप का इन्हें भय हो ही नहीं। पिरामिड में चोरी एक बड़ा जुर्म माना जाता था। इसके लिए मौत की सज़ा भी तय थी, यहाँ तक सूली पर भी चढ़ा दिया जाता था। पर चोरों को कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि मशहूर दी वैली ऑफ किंग्स भी लूट का खूब शिकार होती रही है। कई बार तो टूम के सील करने के कुछ वक्त बाद ही इन्हें लूट लिया जाता था। इस काम में कब्रगाह बनाने वालों, गार्ड्स और पुरातन प्रीस्ट के मिली भगत की बात भी कही जाती है। पर तरीका जो कुछ भी हो, इन्हें लूटा गया।
एक नहीं दसियों को। प्रसिद्ध गीजा के ग्रेट पिरामिड में किंग्स चैम्बर का पत्थर ताबूत भी टूटा हुआ पाया गया था। इटालियन एक्सप्लोरर थे जियोवानी बेल्जोनी, उनके रिकॉर्ड में भी इन लूटों की झलक देखने को मिलती है। जियोवानी को पिरामिड्स के रास्ते खोजने और छिपे कमरों का पता लगाने के लिए जाना जाता है। जाना तो इन्हें इनकी किताब के लिए भी जाता है, जिसका नाम खासा लंबा था। ये किताब थी नैरेटिव ऑफ द ऑपरेशंस एंड रीसेंट डिस्कवरीज विद इन द पिरामिड्स, टेम्पल्स, टूम्स एंड एक्सकवेशंस इन इजिप्ट एंड न्यूबिया। बहरहाल जियोवानी भी जिक्र करते हैं कि कई कब्रगाहों में जब वो दाखिल हुए तो उन्हें पहले से लूटा जा चुका था। कई बार तो ममीज के चिथड़े कर दिए जाते, पत्थर के ताबूत तोड़ दिए जाते थे और सब लूट कर ले जाया जाता था। पर खजाने का होता क्या था? माना जाता है कि कुछ सोने को गलाकर बेच दिया गया। वहीं कुछ कीमती चीज़ों के सुराग बाद के दूसरे साम्राज्यों में देखने को मिलते हैं, जिन्होंने बाद में मिस्र पर कब्जा किया। खैर, समय के साथ इन पिरामिडों का खजाना या तो भट्टियों में गल गया या दूसरे देशों में पहुंच गया, या फिर संग्रहालयों में कांच के पीछे पर्यटकों के लिए रख दिया गया। और इसी के साथ हजारों सालों तक पिरामिड्स में इकट्ठा किया गया खजाना समय के साथ खो गया। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। इसे लिखा था हमारे साथी राज विक्रम ने। आपको कैसे लगी जानकारी हमें ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।